नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी कैसे पूरे के पूरे महाद्वीप की कहानी बयां कर सकती है? तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एशिया की शक्तिशाली नदियों और अफ्रीका को घिरने वाले विशाल सागरों की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि पानी की ये धाराएं कैसे सभ्यताओं की जीवन रेखाएं बनती हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी RWA SSC परीक्षा के स्टडी नोट्स पर आधारित है। तो सवाल आखिर है क्या? यही कि नदियां राष्ट्रों और महाद्वीपों की नियति, उनकी किस्मत कैसे तय करती हैं। देखिए, ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये तो असल में सभ्यताओं की लाइफलाइंस हैं। यही तो इतिहास बनाती हैं और यही भविष्य को आकार भी देती हैं। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं एशिया से। यहाँ हम उन नदियों को देखेंगे जो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को सींचती हैं। एक एक करके इनके उद्गम, इनके रास्ते और इनके महत्व को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया की एक बहुत ही जानी मानी नदी की, यांग त्सिकियांग। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो चीन की आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये निकलती है दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत के पठार से, और बहते बहते ये जाकर मिलती है पूर्वी चीन सागर में। और लंबाई के मामले में ये एशिया की तो सबसे लंबी नदी है ही, पूरी दुनिया में इसका तीसरा नंबर आता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिहाज से काफी जरूरी है, तो इसे याद रखिएगा। पर बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, आर्थिक तौर पर भी ये नदी बहुत पावरफुल है। कैसे? भाई, दुनिया का एक सबसे बड़ा डैम, थ्री गॉड्स डैम, इसी नदी पर बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बेसिन में, मतलब इसके आसपास के इलाके में लौह अयस्क और तेल के बड़े बड़े भंडार हैं। और तो और चीन के दो बड़े औद्योगिक शहर शंघाई और वुहान इसी के किनारे बसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा है। चलिए, यांग त्सिकियांग के बारे में तो हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया की कुछ और जरूरी नदियों पर एक नजर डालते हैं। ये वो नदियां हैं जो इस पूरे इलाके को एक पहचान देती हैं। तो अगली नदी है सिक्यांग। अब यहाँ एक पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा। इसका उद्गम भी तिब्बत का पठार है और ये भी जाकर दक्षिण चीन सागर में मिलती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका बेसिन। कहते हैं कि इसके बेसिन में चावल की खेती खूब होती है। मतलब ये पूरे इलाके के लिए एक तरह से चावल का कटोरा है। अच्छा, अब बात करते हैं चाओ फ्रेया नदी की। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप बस एक बात से लगा सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के किनारे बसी हुई है। चलिए, अब आते हैं मेकोंग नदी पर, और यहाँ फिर से वही पैटर्न देखने को मिलता है। उद्गम तिब्बत का पठार और मोहाना दक्षिण चीन सागर। तो अब तक ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई होगी कि तिब्बत का पठार इस पूरे रीजन की नदियों के लिए एक कितना बड़ा सोर्स है। पर मेकोंग नदी की जो सबसे खास बात है वो है इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब ये किसी एक देश की नदी नहीं है, बल्कि ये कई देशों की लाइफलाइन है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि दो दो देशों की राजधानियां इसके किनारे हैं। कंबोडिया की राजधानी नामपेन और लाओस की राजधानी वियंतियाने, दोनों इसी नदी के तट पर हैं। इसके बाद आती है सैल्वीन नदी। इसके बारे में जो सबसे जरूरी फैक्ट याद रखना है वो है इसका मुहाना। ये नदी मर्तबान की खाड़ी में जाकर गिरती है। बस ये एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट है। और एशिया की नदियों के इस सफर में हमारी आखिरी नदी है इरावदी। इसे म्यांमार की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नदी वहाँ के ट्रांसपोर्ट, खेती और कल्चर सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी एशिया की कुछ प्रमुख नदियां। अब चलिए महाद्वीप बदलते हैं और अपना रुख करते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीका के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी पहचान अपने अंदर की नदियों से ज्यादा इसके चारों तरफ फैले विशाल समंदरों और सागरों से होती है। तो आइए अफ्रीका का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से समंदर और महासागर इसकी सीमाओं को बनाते हैं और इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से कैसे जोड़ते या अलग करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अफ्रीका के उत्तर से। यहाँ है मशहूर भूमध्य सागर। भौगोलिक रूप से इसका सबसे बड़ा काम क्या है? ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, एक तरह की नेचुरल बाउंड्री बनाता है जिसने सदियों तक इन दोनों महाद्वीपों के इतिहास पर असर डाला है। ठीक है, उत्तर से अब थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें मिलता है लाल सागर। ये भी बिल्कुल भूमध्य सागर की तरह ही एक विभाजक का काम करता है। बस फर्क ये है कि ये अफ्रीका को यूरोप से नहीं बल्कि एशिया से अलग करता है। तो ये दोनों सागर महाद्वीपों की सीमाओं को तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं।
अब अगर हम अफ्रीका के पूर्व में देखें तो वहां फैला हुआ है विशाल हिंद महासागर। और पूर्व से घूमकर जब हम दूसरी तरफ यानी पश्चिम में पहुंचते हैं तो वहां अफ्रीका के तटों से टकराता है अटलांटिक महासागर। और हमारी इस समुद्री यात्रा का जो आखिरी स्टॉप है वो है मोजाम्बिक चैनल। ये जलमार्ग मोजाम्बिक देश के पूर्व में है। इसका काम है अफ्रीकी महाद्वीप को मेडागास्कर द्वीप से अलग करना। तो आज हमने देखा कि कैसे नदियां और समंदर सिर्फ पानी के बड़े बड़े स्रोत नहीं हैं, बल्कि ये महाद्वीपों को आकार देते हैं, सभ्यताओं को पालते पोसते हैं। और ये सब देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आज जब हमारी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तब ये जरूरी जलमार्ग, ये नदियां, ये समंदर हमारे भविष्य की कहानी को आखिर किस तरह से लिखेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।